सीबीएसई वालों फिगर ऑफ स्पीच की भूल भुलैया में अटक गए क्या? चलो जरा मार्गी के 2157 वाले मैकेनिकल टीचर से पूछ लेते हैं। मैकेनिकल टीचर बताइए, क्या होता है ये फिगर ऑफ स्पीच? A figure of speech is a deliberate rhetorical deviation from conventional linguistic norms What? employed to transcend literal expression and कॉन्सेप्ट invoke को layered. इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के बोलोगे आप तो हम बच्चों को क्या खाक समझ में आएगा? रहने दीजिए ज़ॉम्बी भाई साहब, बच्चों का दिमाग मत खाइए। चलिए तो चलते हैं इस टॉपिक को खुद सिंप्लीफाई करने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इमेजिन करिए अगर मैं कोई भी बात सीधे सीधे डायरेक्टली बोल दूं तो मैं कैसी पोइट या पोइटस कहलाऊंगी? बोरिंग, राइट? और आप लोग बोर हो जाओगे एंड बोलोगे कि इस पोयम में तो कोई क्रिएटिविटी ही नहीं है। इसी के बजाय अगर मैं अपनी टूल किट में से सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल जैसे तगड़े तगड़े टूल्स की हेल्प से राइटिंग को इंटरेस्टिंग, क्रिएटिव, इम्पैक्टफुल बना दूं तो आप लोग बोलेंगे कि वाह वाह क्या बात है। सो फिगर ऑफ स्पीच का यूज करके हम राइटिंग को बोरिंग से ब्रिलियंट बना सकते हैं ताकि स्टैंजा की हर लाइन एक्सप्रेसिव एंड इम्पैक्टफुल लगे और रीडर्स पोयम को इंटरेस्ट से पढ़े। चलिए अब वन बाय वन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी फिगर ऑफ स्पीच को सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारी पोएटिक टूल किट का पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। जी हाँ, सिमिली। इसका यूज करके राइटर अपनी बातों में एक कंपैरिजन दिखाता है और वो कंपैरिजन भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में दिखाया जाता है एंड कंपैरिजन करने के लिए लाइक और एज जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो सिमिली इज यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। जब किसी भी सेंटेंस में लाइक या एज जैसे वर्ड्स का यूज करके दो चीजों को आपस में कंपेयर किया जाता है तब आप पकड़ लेना कि उसमें तो सिमिली छुपा बैठा है। अब कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से सिमिली को समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है लाइक अ घोस्ट द मेमोरी ऑफ माई मदर कम्स। मीन्स माँ की यादें एक घोस्ट की तरह आती हैं। यहां लाइक का यूज करके मेमोरी, यादों को एक घोस्ट से कंपेयर कर दिया गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज एज ब्रेव एज अ लॉयन। वो शेर जैसा बहादुर है। सब्जेक्ट की ब्रेवरी को लॉयन से कंपेयर किया गया, वो भी एज जैसे कंपेयरिंग वर्ड का यूज करके। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल। वो नाइटिंगेल के जैसे गाती है। ही रन्स लाइक द विंड। वो हवा की तरह दौड़ता है। हर स्माइल इज एज ब्राइट एज द सन। उसकी मुस्कान सूरज जैसी चमकदार है। तो आप लोगों ने देखा कि इन सभी एग्जाम्पल में दो चीज़ों को आपस में कंपेयरिंग वर्ड्स का यूज करके कंपेयर किया गया है। एक सिंपल सी बात कि वो ब्रेव है एंड ब्रेवरी को लॉयन से कंपेयर करने पे राइटिंग इंटरेस्टिंग और एक्सप्रेसिव हो गई। तो
ये जादू है फिगर ऑफ स्पीच का। अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। तो ये मेटाफर ना बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का मुंह फट फिगर ऑफ स्पीच है। वो कंपेयर भी कर देता है, लेकिन लाइक या एज जैसे वर्ड का यूज भी नहीं करता। A metaphor is a figure of speech that directly compares two things without using like or as। तो ध्यान दीजिए कि मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मेटाफर को समझने की कोशिश करते हैं। लाइफ इज अ जर्नी, जिंदगी एक सफर है। लाइफ को जर्नी सीधा सीधा बोल के कंपेयर कर दिया। अगर हम इसी सेंटेंस को बोले कि लाइफ इज लाइक अ जर्नी, तो लाइक जो कि एक कंपेयरिंग वर्ड है उसको लगाने की वजह से ये पूरा सेंटेंस मेटाफर ना होकर सिमिली बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, ना ही लाइक लगता है और ना ही एज लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ शाइनिंग स्टार, वो एक चमकता सितारा है। एक और एग्जाम्पल, होप इज अ लाइट इन डार्कनेस, आशा अंधेरों में एक रोशनी है। फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री, दोस्ती एक छाया देने वाला वृक्ष है। आपने देखा कि कैसे हमने इन एग्जाम्पल में दो चीजों को आपस में डायरेक्ट कंपैरिजन करके अपनी बातों को क्रिएटिवली एक्सप्रेस किया। तो ये था मेटाफर। नाउ नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन। जब हम किसी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट, एनिमल या आइडियाज को इंसानों वाले इमोशन में पेश करते हैं तो वहां पर्सोनिफिकेशन यूज होता है। जैसे कि तुम्हारी पेंसिल बोले कि बस करो लिखना, अब मैं थक गई। तो क्या पेंसिल कभी थकती है? नहीं ना। लेकिन फिर भी पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल करके एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट पेंसिल को ह्यूमन क्वालिटीज दे दी। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि personification is a figure of speech where non-human things are given human qualities. For example, the sun smiled down at us. सूरज हम पर मुस्कुराया। अब सूरज क्या ह्यूमन है? नहीं ना। लेकिन राइटर ने तो उसे पर्सोनिफाई करके स्माइल करवा दी और बात में क्रिएटिविटी भर दी। अपॉर्चुनिटी नॉक्ड ऑन माई डोर, मौके ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। वाह भाई, अपॉर्चुनिटी को चल के आने के लिए ह्यूमन वाले लेग्स तो है नहीं, नॉक करने के लिए हैंड और पाम भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अपनी बात को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक आइडिया को ह्यूमन क्वालिटीज के साथ पेश किया। ओके, सो हम जब भी किसी चीज को एक लिविंग क्रिएचर की तरह डिस्क्राइब करते हैं तो वहां पर्सोनिफिकेशन छुपा होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एलिटरेशन। जब किसी सेंटेंस के मल्टीपल वर्ड्स एक जैसे साउंड से शुरू होते हैं तो वहां एलिटरेशन यूज होता है। Alliteration is the repetition of the same sound at the beginning of two or more nearby words in a sentence. It focuses on sound, not on spelling. जैसे फोन और फन दोनों वर्ड्स फ साउंड से शुरू होते हैं, इसलिए सेम साउंड होने की वजह से ये एलिटरेशन माने जाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि she sells sea shells by the seashore,
एक सेंटेंस में मल्टीपल टाइम्स एक ही टाइप का साउंड रिपीट हो रहा है, इसलिए ये एलिट्रेशन माना जाएगा। अच्छा, यहाँ हमें ध्यान किस चीज़ पे देना है? हमें ध्यान देना है कि मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ कि एलिट्रेशन में साउंड पे फोकस होना चाहिए, ना कि लेटर पे। क्योंकि कैट और सिटी ये दोनों ही वर्ड एक ही लेटर सी से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन क्या इनका साउंड सिमिलर है क्या? नहीं। इसलिए एलिट्रेशन ढूंढते वक्त साउंड पे ध्यान देना है। केवल लेटर को देख के फटाक से एलिट्रेशन लिख के नहीं आ जाना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट बड़बोले फिगर ऑफ स्पीच पे, जिसको हाइपरबोल कहते हैं। हाइपरबोल मतलब ओवर स्टेटमेंट, बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलना जो कि असलियत में पॉसिबल ही ना हो। It is a figure of speech that creates a humorous or dramatic effect by using extreme exaggeration. मतलब जब हम बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं कि वो असली में पॉसिबल ही ना हो, लेकिन फिर भी एग्जैजरेशन करके एक ह्यूमरस इफेक्ट क्रिएट किया जाता है, जिससे कि हमारा स्टेटमेंट ज़्यादा पावरफुल या फनी लगे। जैसे कि आपको एक बात बताती हूँ, मैं कल ही एक स्टूडेंट मुझसे बोल रहा था कि मैम ये होमवर्क नहीं, हिमालय पर्वत है। मतलब उस बच्चे को होमवर्क इतना लेंदी लगा कि उसने बात को बढ़ा चढ़ा के हिमालय जैसे माउंटेन से होमवर्क कंपेयर कर दिया। असल में होमवर्क हिमालय जैसा तो नहीं होता है ना, पर हाइपरबोल का यूज करके उस बच्चे ने अपनी फीलिंग्स को एग्जैजरेट करके ह्यूमरस बना दिया। चलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। I have told you a million times, यानी कि मैं तुम्हें लाखों बार कह चुकी हूं। क्या पॉसिबल है? Is it possible? No. Next example, her smile is brighter than the sun. उसकी मुस्कान सूर्य से भी ज्यादा चमकदार है। क्या ये पॉसिबल था? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी हाइपरबोल देखो कितना एग्जैजरेट किया, इतना एग्जैजरेट किया हाइपरबोल ने कि इन सभी स्टेटमेंट को बोल बच्चन बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे, जो कि है रेपिटेशन। रेपिटेशन में ना एक ही शब्द या फ्रेज बार बार रिपीट किया जाता है, जैसे कि लेट इट स्नो, लेट इट स्नो, लेट इट स्नो। एक ही फ्रेज रिपीट होने से एक रिदम क्रिएट करवाई जाती है, या उस फ्रेज और वर्ड पे स्पेशल अटेंशन क्रिएट किया जाता है ताकि उसकी इंपॉर्टेंस समझाई जा सके। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अलोन अलोन ऑल ऑल अलोन। इस एग्जाम्पल में रिपीटेशन का यूज करके लोनलीनेस के थॉट को स्ट्रांगली एम्फेसाइज किया गया है। जैसे कि आपको पता है, परसों एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला, मैम होमवर्क होमवर्क होमवर्क, बस होमवर्क ही होमवर्क है। एक ही शब्द बार बार यूज करके अपनी फीलिंग्स को स्ट्रांगली दिखा दिया उस बच्चे ने। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि रिपीटेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर वर्ड्स और फ्रेजेस आर रिपीटेड टू एम्फसाइज एन आइडिया, क्रिएट रिदम और मेक मैसेज मोर मेमोरेबल। Now moving on,
हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है इमेजरी। इसको समझने के लिए चलिए जरा सोचिए कि मैं एक पेंटिंग बना रही हूं, पर ट्विस्ट ये है कि पेंटिंग ब्रश से नहीं बनाई जा रही है, बल्कि मैं तो वर्ड्स, शब्दों का इस्तेमाल करके पेंटिंग बना रही हूं। और मैंने जो कुछ भी शब्दों का यूज करके बनाया है उसे आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो। वो सारी की सारी बातें आपके दिमाग में इमेजिन हो पा रही है। सोचिए, मिरेकल, यही है इमेजरी। ओके, सो imagery is a figure of speech where words create picture in reader's mind by appealing to the senses, for example sight, sound, smell, taste and touch। इमेजरी में इतनी शक्ति है कि वो राइटिंग को और ज़्यादा लाइवली बना देता है एंड रीडर्स को देखने, सुनने, महसूस करने या सीन को इमेजिन करने में मदद करता है। जैसे कि द गोल्डन रेज ऑफ द सेटिंग सन पेंटेड द स्काई रेड। अस्त होते हुए सूर्य की गोल्डन रेज ने आसमान को लाल कर दिया। इस सेंटेंस में इमेजरी का यूज करके रीडर्स के अंदर इमेजिनेशन क्रिएट करी जा रही है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हर हैंड्स वर कोल्ड एज आइस। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। सो इमेजरी का काम है सीन को रियल और फीलेबल बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे, जो कि है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन मतलब जब दो उल्टे शब्द एक साथ यूज होते हैं और रीडर को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। So, oxymoron is a figure of speech in which two opposite or contradictory words are put together and the resulting phrase creates a striking or thought-provoking effect. For example, sweet sorrow, दुख भी है पर sweetness भी है। Living dead, वाह 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 वाह। बिटर स्वीट मेमोरीज, यादें जो खुशी भी देती हैं और दर्द भी। क्लियरली कंफ्यूज्ड, तो देखा आपने कि कैसे दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स के जरिए एक अलग टाइप का मिक्स फीलिंग वाले थॉट को प्रोवोक किया जा रहा है। फेयरली एग्जामिनेशन के बाद बोला कि मैम एग्जाम पेपर तो एक स्वीट टॉर्चर था। बच्चे ने दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज करके अपनी बात को ज़्यादा ड्रामेटिक बनाया और मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि मेरा बनाया हुआ पेपर स्वीट टॉर्चर कैसे हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगी होगी। आपके लिए हर कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करके क्रिएटिव बनाना मेरा गोल है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आलसियों, शेयर तो कर दो मेरे वीडियो को, कामचोर बच्चे। अच्छा सुनो, एक फिगर ऑफ स्पीच मैंने छोड़ दी। कौन सी? अरे वही आयरनी। हाँ, आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में इस फिगर ऑफ स्पीच आयरनी को क्रिएटिवली एक्सप्लेन करके बताओ।